हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन डेवऑप्स इन 90 डेज इन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम गिट के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो कि हर डेवऑप्स इंजीनियर को आने चाहिए। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि गिट का बेसिक तो यूज़ करते हैं लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। आइए आज हम देखते हैं गिट के कुछ ऐसे कमांड्स जो कि हम अदर डेवऑप्स इंजीनियर हमें पता होना चाहिए, हमें इन पर वर्क करते आना चाहिए। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने कवर करा था, मेरा डॉक ओपन है, हाँ। इससे पहले हमने कवर करा था कि गिट क्या होता है, गिट के बेसिक्स हमने कवर करे थे। गिट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये हमने देखा था। मतलब EC2 को कैसे हम VS कोड और VS कोड को हम कैसे गिट में यूज़ कर सकते हैं और कितना ईजी कर देता है VS कोड हमारी जॉब, ये सब हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने उसे देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक जो है अभी का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें आपको बेसिक जो भी गिट का ऑपरेशन रहते हैं और किस तरीके से आप VS कोड को यूज़ कर सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए आज का हम जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हमने ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी भी उसी वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच हम चेकआउट करते हैं, किस तरीके से हम ब्रांच में जो है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बेस के थ्रू जो हम चेकआउट चेक इन करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि रिमोट रिपोजिटरी क्या होता है। हम 4 to लेकर 10 तक सारे सेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं कि रिमोट रिपोजिटरी क्या होता है, अनडूइंग चेंजेस क्या होता है, स्टैशिंग क्या होता है, टैगिंग क्या होता है, डॉट गिट इग्नोर फाइल क्या होता है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, और एडवांस गिट कमांड क्या होती है, गिट चेरी पिक क्या होता है, ये सब चीज़ जो है हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते करते हैं रिमोट रिपोजिटरी से। चलिए आइए पहले समझते हैं रिमोट रिपोजिटरी जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो रिमोट रिपोजिटरी आर द वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट दैट होस्टेड ऑन द इंटरनेट और द नेटवर्क। तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो वह रिपोजिटरी जो कि एक इंटरनेट पे या एक रिमोट जो है वो रिमोट सर्वर पे अवेलेबल है, जब हम उस पर वर्क करते हैं तो उसे बेसिकली रिमोट रिपोजिटरी कहा जाता है। मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ द प्लेटफॉर्म हमारे पास में सर सोर्स वर्जन कंट्रोल के, या जैसे कि मान लीजिए बिट बकेट हो गया या गिट हो गया या कोई सा और टूल हो गया। तो अगर मान लीजिए एक ऑलरेडी रिपोजिटरी वहाँ पर स्टोर है और अभी मैं मेरी किसी एक रिपोजिटरी में वर्क कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसका रिमोट एक्सेस ले लूँ, रिमोट एक्सेस जिस तरीके से रिमोट वर्क करता है, उसका रिमोट एक्सेस ले लूँ अपनी रिपोजिटरी में, उसको डालकर मैं उसमें वर्क करना स्टार्ट कर दूँ और फिर जो भी चेंजेस हो, मतलब पुराने जो चेंजेस थे उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी की, वो सारे चेंजेस सहित वो मेरी अपनी रिपोजिटरी में आ जाए और फिर मैं उस पर वर्क कर पाऊँ, तो इसे कहते हैं बेसिकली रिमोट रिपोजिटरी। तो चलिए आइए इसको समझते हैं हम प्रैक्टिकली कि ये होता क्या और कैसे काम करता है। सो बेसिकली अभी जो है मैंने मेरा EC2 ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। मेरे VS कोड से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा SSH किट जो है वो ऑलरेडी टर्न ऑन है, मतलब मेरा EC2 जो है कनेक्ट है। इसे मेरे वर्क स्पेस नाम के फोल्डर में भी अवेलेबल हूँ। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मेरे गिटहब पे जाऊँगा सबसे पहले और गिटहब पर मैं एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इस रिपोजिटरी का नाम देता हूँ डेवऑप्स लर्निंग डे 5, क्योंकि आज हमारा डे 5 है। 5, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया है और इसे मैं अभी फिलहाल के लिए मैं इसको पब्लिक रखूंगा, हालांकि ये रिकमेंड नहीं देता है, बट अभी मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है इसलिए मैं पब्लिक रिपोजिटरी करूंगा। इसमें मैं रीडमी फाइल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक साधारण सी सिंपल सी रिमोट एक रिपोजिटरी जो क्रिएट करी है। अब चलिए, जैसे मैंने रिपोजिटरी जो कनेक्ट क्रिएट करी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्विक सेटअप मुझे गाइडेंस आ गए हैं। इसमें मुझे SSH की, ये जो SSH की है, यहाँ पे SSH सॉरी की नहीं, SSH URL है, मुझे इसका काम है। तो पहले हम समझते हैं कि रिमोट रिपोजिटरी में SSH का क्या काम है भैया। तो बेसिकली जब आप किसी भी रिमोट रिपोजिटरी, आप किसी भी गिटहब पे काम करें जिससे आपको रिमोट एक्सेस लेना है किसी भी रिपोजिटरी का, तो आपको उसमें आपकी SSH की जो है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। यदि आपको ये नहीं पता कैसे कॉन्फ़िगर करना है तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा कैसे हम गिटहब पे SSH की को कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं जब भी आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे मैंने मेरी की जो है कहाँ पर कॉन्फ़िगर है। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊँ और सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ पर SSH में जाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो VS कोड नाम की मेरी एक SSH की जो है यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, और ये बेसिकली पब्लिक की होती है। तो ये जो की है हमारी,
ये क्या करती है कि एक की हमारी प्राइवेट की जो रहेगी हमारे EC2 इंस्टेंस या जो भी हमारी लोकल मशीन रहेगी उस पे रहेगी, हमारे पब्लिक की गिटहब पे रहती है, और हमारे गिटहब को डायरेक्टली जो है वो ऑथेंटिकेट करके जो है एक दूसरे से हम जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। मतलब गिटहब हमारा जो इंटरनेट पे है वो हमारे लोकल से जो है, जो हमारे लोकल सर्वर लोग जो भी हमारी लोकल मशीन है उससे जो है वो कम्युनिकेट कर पाता है। बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए हम SSH की का यूज़ करते हैं, मतलब दो मशीनों का सर्वर या मशीन है जब मैं बोलूँ, उसके कम्युनिकेशन के लिए हम जो है SSH की का यूज़ करते हैं। मैं आपका एक अलग से जो एक छोटा-सा वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँ किस तरीके से मैंने ये गिटहब पर कॉन्फ़िगर किया था। अभी मैं इस सेशन में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें और समय जो है हमारा लग जाएगा। हमें शॉर्ट एंड सिंपल हमारा सेशन रखना है। तो बेसिकली इसमें अगर आप जो है आप अगर गिटहब का जो एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। गिटहब SSH की सेटअप, ठीक है? इसमें जो पहली लिंक आएगी, इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको जो है पूरी सारी चीज़ें मिलेगी। विंडोज़ के लिए करना है, लिनक्स के लिए करना है, कैसे करना है, तो ये पूरा आप डॉक्यूमेंट जो है आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें जैसे आपको अगर नहीं पता कि जनरेट कैसे करते हैं पहले SSH की, तो यहाँ पर इस पे राइट क्लिक करके मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ, तो आप ये वाले टैब को देखोगे, यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से जनरेट की जाती है SSH की, लिनक्स में, विंडोज़ में, मैक में, और कौन सी की आपको जनरेट करनी है। यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि बेसिकली RSA की जो है वो अब यहाँ पर सपोर्ट नहीं देती है। आपको जो है ED की जो जिसको बोलते हैं हम, ये हमारे को जो है जनरेट करनी पड़ती है अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली मैं अभी EC2 इंस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ जो कि लिनक्स बेस है। तो उसमें जो है मैंने ये वाली इस कमांड के थ्रू जो मैंने की जनरेट करी थी, और इसमें बेसिकली आपको आपका ईमेल एड्रेस देना रहता है, जो ईमेल एड्रेस आपका गिटहब से लिंक है। तो बेसिकली मैंने वो ईमेल एड्रेस देके जो है मैंने SSH की जनरेट करी, देन मैंने पब्लिक की सिर्फ यहाँ पर लाके जो है वो पेस्ट कर दी। तो उसके बाद में जो है मेरा गिटहब कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसका मैं पहले से एक अलग से वीडियो बना दूँगा, उसमें आप चिंता मत करिएगा। तो बेसिकली मैंने अब एक नई रिपॉज़िटरी क्रिएट करी है, और ये रिपॉज़िटरी जो है वो अब मुझे इसका रिमोट एक्सेस लेना है। क्यों? क्योंकि ये भी एम्प्टी रिपॉज़िटरी है, ठीक है? और अगर आप देखेंगे डे 4 पर मैंने एक रिपॉज़िटरी और क्रिएट करी थी जिसमें मेरी कुछ फाइल्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये मेरी डे 4 की, ये मेरी कुछ फाइल्स थी इसमें। जी हाँ, यहाँ पे जैसे मेरी एक app.log फाइल है, और अगर मैं आपको यहाँ पे और किसी भी अगर फाइल क्रिएट करूँगा तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फाइल थी, या फिर मैं एक और मैं आपको रिपॉज़िटरी बता देता हूँ, टेस्ट रिपॉज़िटरी, जिसमें मेरे पास हो सकता है मल्टीपल फाइल हो, जिससे मैं और अच्छी तरीके से आपको जो है वो डेमोंस्ट्रेट कर पाऊँ। जी हाँ, चलिए ये वाली हम रिपॉज़िटरी लेंगे, डेवऑप्स लर्निंग वाली रिपॉज़िटरी, जिसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो फ़ाइल है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ये जो रिपॉज़िटरी है, इसको मुझे इसका जो भी वर्क है, मुझे अपनी जो मेरी नई रिपॉज़िटरी मैंने बनाई है डे 5 की, उसमें मुझे लेके आना, मतलब एक तरीके से कॉपी पेस्ट करना, बट मुझे जितने भी इसके पुराने चेंजेस है, जितने भी इसमें कमिट है, ट्रैक है, जितने भी ब्रांचेस वगैरह क्रिएट हुई थी, जो-जो चीज़ें इसमें अवेलेबल है, ये सब भी मुझे चाहिए साथ में। तो चलिए आइए हम इसको कैसे करेंगे। तो पहले मैं इस रिपॉज़िटरी को क्लोन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसी का जो है रेफ़रेंस में रख के मुझे मेरी दूसरी ब्रांच में जो है उसको लेके आना है। तो पहले मैं इसको git क्लोन करके इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ अपने लोकल में, एंटर करूँगा, ठीक है। देखिए डेवऑप्स लर्निंग नाम की मेरी रिपॉज़िटरी यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर अभी आपको एक कमांड में यूज़ करके बताऊँ, पहले मैं इस रिपॉज़िटरी के अंदर में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर गिट रिमोट करूँ, और एंटर करो, अभी मेरे पास ओरिजिन, मतलब जो कि ये वाली जो मैंने क्लोन करी है अभी रिपॉजिटरी, इसका ओरिजिन रिमोट मेरे पास अभी अवेलेबल है। बट मेरा उद्देश्य इसको मतलब क्लोन करना नहीं था। जो मैंने नई रिपॉजिटरी क्रिएट करी जो कि है मेरे डेवऑप्स लर्निंग नाम से है, मुझे उसमें उसका रिमोट चाहिए ताकि उसमें मैं ये सब चीज़ें जो है वो डाल सकूँ। मतलब जो भी फाइलें वगैरह डेवऑप्स लर्निंग या ये जो उस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी की फाइलें हैं, वो डेवऑप्स लर्निंग वाले की, वो मुझे डेवऑप्स रनिंग डे 5 के फ़ोल्डर में चाहिए, डेवऑप्स रनिंग डे 5 की रिपॉजिटरी में चाहिए। तो मैं इसको कैसे लेकर आऊँगा? ठीक है, चलिए आइए अब समझते हैं कैसे होगी ये चीज़। तो बेसिकली पहली कमांड तो हमने देख ली। पहली कमांड हमारी क्या थी? वो थी गिट रिमोट, जो कि हमारे को लिस्ट देती है। मतलब बेसिकली अगर आपके पास अगर मैं हाइफन बी भी यूज़ करूँगा तो ये मुझे लिस्ट देगी जितने भी रिमोट अवेलेबल्स है उनकी, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक ही रिमोट है क्योंकि मैंने एक ही जो है क्लोन करी है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लर्निंग क्रैश कोर्स डेवऑप्स लर्निंग नाम का रिमोट अवेलेबल है, जो कि फैच और पुश कर सकता है अभी।
अभी मेरे पास दूसरा रिमोट अवेलेबल नहीं है। तो मुझे किसको रिमोटली हम एक्सेस करना है, मुझे डे 5 वाली रिपोजिटरी को रिमोटली एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर SSH पे जाऊँगा, SSH वाले की पे टैब पे क्लिक करूँगा और इसका जो SSH URL है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और कॉपी करने के बाद में एक कमांड होती है जो कि हमारी ऐड कमांड होती है, ठीक है, रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर ओरिजिन ऑलरेडी मेरी डे 4 वाले का रिमोट का नाम ओरिजिन है, तो मैं यहाँ पे डे ओरिजिन नाम नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे नाम जो है इसका चेंज कर दूंगा। जैसे ऐड करा, अब मैं यहाँ पे नाम इसका चेंज करता हूँ। तो मैं इसका नाम रखता हूँ, लेट सपोज इसका नाम मैं रख देता हूँ डे 5 करके, मैं इसका नाम रख देता हूँ। डे 5 नाम का मेरा ये रिमोट है। और जो मेरी SSH की URL है ये वाली, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। अब अगर मैं सेम कमांड रन करूँ -v वाली, रिमोट -v, अब देखिए मेरे पास दो रिमोट है, एक डे 5 नाम का रिमोट है, एक है ओरिजिन नाम का रिपोर्ट। अभी मैं किस URL में, अभी मैं किस रिपोजिटरी में, अभी मैं रिपोजिटरी में हूँ, डेवऑप्स लर्निंग की रिपोजिटरी में हूँ। और अब जो है मेरे पास एक्सेस, इस रिपोजिटरी के अंदर रहकर मेरे पास एक्सेस है डेवऑप्स लर्निंग डे 5 वाली रिपोजिटरी का भी। तो अब क्या करते हैं, चलिए अब समझते हैं कि किस तरीके से हम इस वाली रिपोजिटरी का पूरा डेटा हम किस तरीके से डेवऑप्स लर्निंग डे 5 की रिपोजिटरी में डालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। अभी हम किस पे, देखिए अगर मैं कर्सर भी आपको लेके जाऊं, तो अभी मैं इस पर्टिकुलर फाइल में हूं जिसमें मेरे बहुत सारे कमिट्स है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेरी स्टोर है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ विंडो को। अगली कमांड का इस्तेमाल करूंगा मैं, यहाँ पर इसका सेट यूआरएल। अगर मान लीजिए कि आपका ऐड यूआरएल से वर्क नहीं होता तो आप यूआरएल को पहले सेट कर सकते हैं, उसके बाद में आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक ही बार हमारा यूआरएल का वर्क हो चुका था, हमें सेट करने की, यूआरएल सेट करने की जरूरत नहीं। हम सीधा पुश करेंगे ओरिजिन पे, ठीक है। पहले पुश करने से पहले हमें पुल करना पड़ेगा, मतलब सारे चेंजेस जो है वो हमें पुल करने रहेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले कमांड को। ओरिजिन नाम का जो मेरा फोल्डर है उसको मैं पहले, ओरिजिन नाम की जो मेरा रिमोट है उसको पहले मैंने पुल करा अपने मेन इसमें। देखिए अब ये क्या आ रहा है कि ऑलरेडी जो है अप टू डेट है मेरी, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें जो है पुश करना है, तो बेसिकली पुश करने के लिए यहाँ पे ओरिजिन मेन दे के रखा है, लेकिन हमने हमारे रिमोट का नाम क्या दे के रखा है, डे 5। तो मुझे यहाँ पे ओरिजिन की जगह डे 5 जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या करेगा ये कि जो मेन ब्रांच है उसको डे 5 की जो रिमोट रिपोजिटरी की ब्रांच है उसमें जो है ये पुश कर देगा। चलिए आइए देखते कैसे करेगा ये। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर इसको ओरिजिन की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ डे 5, क्योंकि हमारे रिमोट का नाम हमने क्या रखा है, डे 5 नाम का हमने रिमोट रखा है। और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा ये थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम लेगा। और देखिए सारी फाइलें, आप देखिए सारी फाइलें जो है वो अब जो है मतलब हमारी जो डे 5 का जो हमारा रिमोट रिपोजिटरी उसमें जो है वो पुश हो चुकी है। अब अगर मैं इसको आपको गिटहब पे दिखाऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ एक बार, जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा, देखिए सारी आपको फाइलें कौन से रिपोजिटरी में आ गई है, डेवऑप्स लर्निंग डे 5 की रिपोजिटरी में आ गई है। तो बेसिकली अभी तक हमने 3 कमांड देखी रिमोट की, कि किस तरीके से हमें रिमोट की लिस्टिंग हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से हम जो है वो ओरिजिन को जो है मतलब हमारे जो भी हमारा जिसके भी रेफरेंस पे जो भी हमारे को रिमोट रिपोजिटरी हमारे को पुश करनी है हमारी रिपोजिटरी में, उसको हम किस तरीके से पुश कर सकते हैं, ठीक है। सेम पुल भी इसी तरीके से वर्क करती है। अगर मुझे पुल करना है मेरे लोकल सिस्टम में, तो मैं ओरिजिन की जगह मेरा जो भी रिमोट वर्क है उसको मैं कॉपी कर लूँगा। एक सेकेंड, ओके, सो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं फिर से कमांड को पेस्ट करता हूँ, ओरिजिन की जगह मैं कर दूंगा डे 5, क्योंकि हमें पुल करना है इस बार डे 5, जो कि हमारे रिमोट का नाम है, और एंटर। जैसे मैं इंटर करूँगा, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ये पुल करने में। और ये ऑलरेडी जो है अप टू डेट है हमारी ब्रांच, इसमें अभी किसी भी टाइप की चेंजेस नहीं है, तो पुल जो है वो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप रिमोट रिपोजिटरी पे जो है वर्क कर सकते हैं। और एक रिपोजिटरी का डेटा जो है दूसरी रिपोजिटरी में कैसे आपको डालना है, ये आप रिमोट रिपोजिटरी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो एसएसएच वाला पार्ट है उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। एक क्लास कमांड हमारी बचती है गिट फैच कमांड, जो क्या करती है लेटेस्ट चेंजेस को, जो विदाउट मर्ज जो जितने भी लेटेस्ट चेंजेस हैं उनको जो वो फैच कर लेती है। तो इसको अगर मैं आपको ये कमांड को मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, डबल टैप हो गया और एंटर करूं, सॉरी फैच,
एंटर। सो बेसिकली अभी कुछ भी चेंजेस वाले हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना, फिर ये हमारे को ऑटोमेटिकली फैच करके बता देता कि कौन कौन से फैच ब्रांचेस या फैच कमिट्स जो है अवेलेबल है, जो हमारा अभी जो है इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा अभी हमारा गिट रिमोट का जो है यही वर्क था। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की, जो कि हमारा अनडूइंग चेंजेस। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनडूइंग द चेंजेस। सो अनडूइंग चेंजेस मतलब क्या होता है, अगर डेवऑप्स इंजीनियर यदि आप वर्क कर रहे हो तो कई बार आपके यहाँ से जो है मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ फाइल आप सेव कर देते हो या कमिट कर देते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आता कि अब ये फाइल मेरे से सेव तो हो गई है पर मुझे इसको कमिट नहीं करना है, या फिर मुझे जो है मतलब इसमें चेंजेस जो है वो नहीं करना है, और मुझे इसको जो है वो रिमोट मतलब इसको पुश करने से पहले जो है मुझे इसमें कमिट हटाना है इसका, या फिर इसके चेंजेस को जो है वो अंडू करना है। तो कैसे करेंगे हम इस सिचुएशन में? तो बेसिकली ये जो कमांड है बहुत मोस्ट यूजेबल कमांड है, ऑब्वियस हम मिस्टेक हर एक इसमें चीज़ में करते ही है, तो उसको हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं ये हम देखेंगे आज। तो बेसिकली अनडूइंग चेंजेस में क्या है, गिट प्रोवाइड द मल्टीपल वे टू अंडू द चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से आप अंडू कर सकते हो। पहली कमांड हमारी गिट चेकआउट कमांड, जो कि क्या करती है, ये डिस्कार्ड लोकल चेंजेस टू द फाइल, मतलब जो भी हमारे लोकल चेंजेस रहते हैं फाइल में उसको डिस्कार्ड करती है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि जैसे कि ये मेरी फाइल है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस कर देता हूँ मैं, इसका मैंने जो पुराना डेटा था वो डिलीट कर दिया, इसमें मैंने कर दिया न्यू चेंजेस, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया सेव। अब सेव करने के बाद में जब मैं इसको रिपोजिटरी में यहाँ पर आकर देखूँ, या फिर मैं अपने टर्मिनल पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे आके गिट स्टेटस करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि ये फाइल जो है वो मॉडिफाई हुई है, अभी मतलब हमने मॉडिफाई करी है फाइल, बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, मैंने चेंजेस तो कर दिया पर मुझे जो है इसको ऐड नहीं करना है, या फिर मुझे जो है चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, या फिर मुझे जो है चेंजेस जो है वो गलती से हुआ है मेरे से, मैंने गलती से डिलीट कर दिया, मुझे इसको वापस से अंडू करना है। मैंने सेव कर दी फाइल, यहाँ पर आ रहा है ट्रैकिंग में आ रहा है। अगर मैं इसके बाद में अगर कुछ करने जाऊँ, जैसे चलो लेट सपोज मैं अगर कंट्रोल जेड कर दूँ इसको, और फिर मैं सेव करने जाऊँ, तो भी ये यहाँ पर स्टेज में क्या आएगा, ये ऑलवेज जो है अनट्रैकेबल स्टेज में आएगी। तो मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने इसको सेव करूँगा तो फिर भी यहाँ पर क्या आ रहा है, अनट्रैकेबल स्टेज में जो है आ रही है, मुझे इसको हटाना ही है पूरी तरीके से, मुझे डिस्कार्ड करना है। तो डिस्कार्ड में किस तरीके से कर सकता हूँ, बेसिकली अभी मेरा VS कोड में यहाँ पर कुछ इश्यूज आ गए हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताए थे। तो देखते हैं, नहीं तो मैं आपको सीधे टर्मिनल के थ्रू ही बताता हूँ किस तरीके से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो डिस्कार्ड करने के लिए हमारी कमांड जो रहती है वो गिट चेकआउट और फाइल का नेम, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को, तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, हमारी जो फाइल का नाम क्या है वो sample.txt, ठीक है, जैसे मैं डालूंगा और एंटर करूंगा। अब अगर मैं गिट स्टेटस करूँ, देखिए अपडेटेड वन पाथ फ्रॉम द इंडेक्स, अगर मैं गिट स्टेटस करूँ अब, तो मुझे अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, यू आर नथिंग इज देयर, यू आर वर्किंग ट्री इज क्लीन। तो जब भी आप अगर कुछ ऐसे चेंजेस कर दो जिसमें आपको आपकी फाइल आप सेव कर देते हो, और जब आप गिट स्टेटस चेक करते हो वहाँ पर वो अनट्रैक्ड फाइल में आती है, और आप चाहते हो कि वो अनट्रैक्ड फाइल में नहीं आए, मुझे जो है टोटली डिस्कार्ड करने, मतलब पूरी तरीके से हटाने मेरे जो भी पुराने चेंजेस है, तो हम गिट चेकआउट कमांड का जो है वो यूज़ करते हैं, गिट चेकआउट, और जो भी हमारी फाइल का नाम है वो हम मेंशन करते हैं। अगली कमांड है हमारी गिट रीसेट कमांड। ये क्या करती है, अनस्टेज अ फाइल, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फाइल जो है, जैसे अब मैं दो फाइल का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सुनो। पहले तो हमारी एक ये वाली फाइल है, चेंज द स्टेज नाम से कर देता हूँ मैं इसको, चेंज द स्टेज, इसका स्टेज हम चेंज करेंगे, सेव कर देते हैं। ये टेस्ट नाम की मेरे पास एक फाइल है, इसमें भी लिख देता हूँ मैं चेंज दी स्टेज, मतलब इसका हम स्टेज चेंज करेंगे। अब जैसे मैंने दोनों फाइलों में कुछ ना कुछ चेंजेस करा, और अब अगर मैं स्टेटस करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा कि दो फाइलों में आपने दो फाइलों को आपने मॉडिफाई करा है, दोनों फाइल अभी अनट्रैक्ड फाइल है, इसको आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पहले बेसिकली जैसे हमारी जो सिक्वेंस बोलती है कि पहले आपको फाइल को ऐड करना पड़ता है, फिर आप कमिट करते हो, फिर आप पुश करते हो, तब जाके वो आपके चेंजेस जो है वो आपको रिपोजिटरी पे रिफ्लेक्ट होते हैं, गिटहब पे जो भी आपका इंटरनेट पे जो भी आपका टूल है, जो भी जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो, उसको कब रिफ्लेक्ट करेगा, जब आप उसको पहले ऐड करोगे उस फाइल को, फिर कमिट करोगे, फिर पुश करोगे, उसके बाद ही वो आपको चेंजेस जो है वो विजिबल होते हैं। अब क्या करने वाला हूँ मैं कि यहाँ पर बेसिकली मैं पहले इसको ऐड कर देता हूँ, गिट ऐड करके, गिट ऐड और एक डॉट लगा दूंगा, डॉट मतलब जितनी भी फाइल है, ठीक है,
सॉरी डबल जी हो गया, हाँ गिट ऐड, और जितनी फाइलें जो अनट्रैक्ड फाइलें डॉट लगा दिया मैंने, मतलब क्या हो गई, उनका स्टेज जो है वो चेंज हो गई। अब अगर मैं गिट स्टेटस करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखिए दोनों फाइल जो है वो एडिट स्टेज में आ गई है, ग्रीन हो गई, मतलब दोनों फाइल ऐड हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सैंपल वाली जो फाइल है उसको मुझे ऐड नहीं करना है। तो बेसिकली हमने जैसे देखा कि जैसे मैंने गिट ऐड करा तो दोनों कमांड, दोनों फाइल की जो स्टेज है वो चेंज हो गई, दोनों फाइल अब ऐड हो गई, पर बाय मिस्टेकली मैं चाहता था कि जो सैंपल वाली फाइल है वो ऐड नहीं हो, तो मेरे को उसकी स्टेज जो है फिर से चेंज करनी, क्योंकि स्टेज चेंज करने के लिए फिर हम क्या, कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, गिट रीसेट कमांड का। तो बेसिकली मैं इस कमांड को कॉपी करूँगा यहाँ पे और पेस्ट करूँगा, और मैं फाइल का नाम दे दूँगा, फाइल का नाम है sample.txt, और एंटर करूँगा। अब अगर मैं इसका स्टेटस देखूँ तो देखिए जो गिट टेस्ट वाली फाइल है वो तो मॉडिफाई हो गई, उसका स्टेज चेंज हो गया, पर फिर से सैंपल वाली फाइल है वो अनस्टेज, अनस्टेज मतलब कि जो अनट्रैकेबल वाली स्टेज में जो है वो जा चुकी है। तो अगर बाय चांस मान लीजिए आपने मल्टीपल फाइल में कुछ कुछ चेंजेस करे और आपने जब गिट ऐड और डॉट लगाया तो उसमें तो कुछ कुछ फाइलें ऑटोमेटिकली स्टेज पे ऐड हो गई है, और आप चाहते हो कि नहीं वो स्टेज पे ऐड नहीं हो, तो आप जो है बेसिकली इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, जो कि है गिट रीसेट, और जो भी आपका फाइल का नाम है आप मल्टीपल जो है स्पेस लगा के फाइल का नाम, मल्टीपल फाइल का नाम दे सकते हो, वो सारी फाइल जो है ऑटोमेटिकली अनस्टेज हो जाएगी। देखिए एक और बार हम एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, सैंपल की जगह मैं टेस्ट फाइल भी ले लेता हूँ, तो दोनों फाइलों का जो है स्टेज चेंज हो जाएगा। देखिए दोनों फाइल जो है उनका स्टेटस चेंज हो गया है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे दोनों फाइल जो वापस से अनट्रैक्ट हो चुकी है। चलिए, तो मैंने मेरा वी एस कोड जो है उसको रीस्टार्ट करा था, इसलिए 2 मिनट के लिए पॉज हुई थी रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली अब हमारा जो सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट वाला जो पैनल है वो सक्सेसफुली जो वो रन कर रहा है। यहाँ पर हमारे इजी रहता है मतलब समझना चीज़ों को। तो बेसिकली हमने अभी क्या कमांड देखी है, जो कि हमारी है अनस्टेच कमांड, कि किस तरीके से हमारे हमने जो है अनस्टेच करा था। बेसिकली वी एस कोड यदि आप यूज़ करो तो ये तो आपके मतलब बस जैसे प्लस पे करूँगा तो इसका स्टेज चेंज हो जाएगा, माइनस में करूँगा तो फिर से ये रिवर्ट हो जाएगा, बट हमें CLI के थ्रू भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए हम जो है वो फोकस करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द कमांड जो है वो हमारे CLI पे वर्क करें। ये VS कोड अगर आपके पास अवेलेबल ना भी हो तो आपको ये सब कमांड जो है, ऐसे ऑपरेशन आपको करते आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बेसिकली दोनों को जो डिस्कार्ड कर दूंगा। अच्छा, इसमें डिस्कार्ड कैसे करेंगे, VS कोड में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्कार्ड चेंजेस का ऑप्शन आता है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे फाइल को, तो ऑटोमेटिकली जो भी लास्ट आपका चेंजेस थे वही यहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हमारी अगली कमांड पे। अगली कमांड हमारी है जो कि रीसेट सॉफ्ट करके, ठीक है, ये क्या करती है, अंडू द लास्ट कमिट एंड कीप द चेंजेस दिस स्टेज। मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज मैंने एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल में मैंने कुछ चेंजेस करे कि चेंजेस इन फाइल, ठीक है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे, इसको सेव करा, सेव करने के बाद में यहाँ पे आ गया कि इसका जो है अभी अनट्रैक्ड फाइल में आ गई है, ये मॉडिफाइड फाइल है, ट्रैक्ट फाइल में, तो इसका स्टेज चेंज करा, स्टेज चेंज करने के बाद में मैंने इसको कमिट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको कमिट करने के लिए मैं लिख देता हूँ माय चेंजेस कमिट। स्पेलिंग मत जाइएगा क्योंकि थोड़ा कीबोर्ड में इशू है, तो स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक होते रहता है। चेंजेस, अब मैंने क्या करा, ये फाइल को कमिट कर दिया, पर अभी मैंने पुश नहीं करा है। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस में जाए, सीक्वेंस क्या कहता है हमारा गिट का, पहले हम फाइल जो है बनाते हैं या कुछ भी करते हैं उसको पहले हम ऐड करते हैं, फिर मॉडिफाई मतलब ऐड सबसे पहले जो वो उसका स्टेज चेक करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर कमिट करते हैं, फिर पुश करते हैं। मैंने कमिट किया, अभी मैंने पुश नहीं करा है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कमिट करा है मैंने, अभी पुश नहीं करा है। तो मुझे क्या करना है कि नहीं यार, ये गलती से मेरे से हो गया, गलती से कमिट हो गया, मेरे को यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी थी और मैंने गलती से इसको कमिट कर दिया, तो मुझे अब फिर से इसको अंडू करना है, अंडू मतलब इसको फिर से रिवर्ट करना है मुझे। तो रिवर्ट करने के लिए हम मतलब रिवर्स करने के लिए हम क्या कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि रीसेट सॉफ्ट हेड वन, जो कि अंडू द लास्ट कमिट एंड कीप द स्टेजेस, मतलब स्टेज में रखेगा वो, पर अंडू जो है वो मतलब लास्ट कमिट को अंडू कर देगा। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा। देखिए अब क्या हुआ कि जो कमिट हुआ था वो देखिए वो ऑटोमेटिकली वापस से रिवर्स हो गया है, और जो मेरी फाइल थी वो वापस से जो है वो स्टेज मतलब स्टेज में जो है वो आ गई है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या करता हूँ कि मान लीजिए ये मैंने क्यों करा था इस कमांड का यूज़, कि जब
मेरे हाथ से कुछ गलत कमिट हो जाए, पर मैं चाहता हूँ कि और भी कमिट जो है मुझे और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी थी इस फाइल में, इसलिए गलती से मेरे हाथ से कमिट हो गया था। और मैं अगर ऐसा चाहता हूँ कि नहीं यार, मेरे को तो ये करना ही नहीं था, मतलब मुझे ये फाइल, ये कमिट जो है पूरा ही मेरा गलत है, मुझे इसको हटाना प्लस ये फाइल को मुझे डिस्कार्ड करना है, दोनों चीज़ें साथ में करनी है। तो पहले मैं इसको कमिट कर देता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्कार्ड प्लस कमिट, दोनों मुझे करना है, ठीक है। और कमिट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए डिस्कार्ड प्लस कमिट वाला कमिट आ गया है। इससे पहले वाला कमिट क्या था, माय चेंज कमिट वाला था। अब मुझे मेरे हाथ से गलत कमिट हो गया, मैंने अभी पुश नहीं करा है, रिपोजिटरी पे नहीं गया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉफ्ट की जगह यहाँ पे हार्ड लिख दूंगा। हार्ड मतलब क्या करेगा बताइए, ये कमिट तो मेरा जो है मतलब उसको अंडू करेगा, इस करेगा, साथ ही साथ में ये जो फाइल है इसको भी ये डिस्कार्ड कर देगा, मतलब डिस्कार्ड जो है हटा देगा इसको, ठीक है। यहाँ पे हेड का एक बहुत रोल होता है, मैं आपको वही बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा देखिए वो जो लाइन थी वो भी हट गई है, मेरा लास्ट वाला कमिट जो यहाँ पर आया था, आप ग्राफ में दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा कमिट था वो भी यहाँ से हट चुका है। तो इस तरीके से आप जो बेसिकली इस पर्टिकुलर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी आपके कमिट है, जैसे कि लेट सपोज मुझे ये वाला कमिट भी जो है, लास्ट वाला कमिट भी अगर रिमूव करना है तो मैं एक बार कमांड का यूज़ कर दूंगा। देखिए फिर से मेरा जो है एक में मतलब एक जो स्टेप में बैक चले गया हूँ। जैसे मैं सिंक कर लूंगा, तो सिंक करके जो मैं ऑटोमेटिकली जो मेरा फाइनल स्टेप आ जाएगा, कौन सा जाएगा, गेट इग्नोर वाला जो मेरा स्टेप आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है मतलब मल्टीपल जो है वो हेड को पीछे जाके जो है वो अपने जो भी कमिट्स है उनको अंडू जो भी करना चाहते हो, आपके हाथ से कुछ गलत चेंजेस हो गए, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो इजीली। तो बेसिकली ये हमारे थे। और लास्ट हमारी कमांड बच रही है गिट रिवर्ट कमांड। गिट रिवर्ट क्या करती है कि क्रिएट अ न्यू कमिट दैट रिवर्स अ प्रीवियस कमिट, मतलब जो भी हमारा प्रीवियस कमिट है उसको रिवर्स करेगी, एक नया कमिट जो है वो बना देगी। मतलब जैसे लेट सपोज मेरे हाथ से कमिट हो गया यहाँ पे कि मिस्टेकन कमिट, ये मेरा एक कमिट हो गया, इसको मैंने सेव करा। जिस सेव करूँगा फिर से मुझे स्टेजेस पर आ जाएगा, फिर से मैं इसको इसकी स्टेज जो चेंज करूँगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे कमिट डाल देता हूँ मैं कि माय मिस्टेकन कमिट, कि जो मेरे से गलती से कमिट हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये कमिट तो मेरे से हो गया था, चलिए ठीक है, मैं इसको अंडू भी कर सकता था, मैं इसको रीसेट भी कर सकता था, पर मुझे पता क्या करना था, मुझे करना था रिवर्स, मतलब रिवर्ट करना था। ये वाला जो कमिट है ना मेरा, इस पर मुझे इसको रिवर्ट करना है, ठीक है। तो मैं रिवर्ट करने के लिए क्या करूँगा पता है, ये कमांड का इस्तेमाल करूँगा, गिट कमिट गिट रिवर्ट नाम की जो कमांड है इसको मैं यूज़ करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है, पेस्ट करूंगा इसको यहाँ पे। अब रिवर्ट के बाद मुझे कमिट देना है। कमिट कभी भी आपको अगर ऐसा लिखा हुआ है ना कि आपको कमिट देना, कमिट मतलब जो उसका ऐसे जो कोड होता है, हर एक कमिट का अपना खुद का एक ऐसे जो कोड होता है, जैसे कि हमने शुरू में भी डे 1 के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये जो कोड है मुझे इस वाले कोड पे करना है, इसको रिवर्स करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसके ऐसे वर्ड को एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। फाइल ओपन हो जाएगी, ये क्या बताएगी कि आप जो है माई चेंज कमिट नाम का ये जो कमिट है इसको आप रिवर्ट कर रहे हो, ठीक है। प्लीज़ एंटर द कमिट मैसेज फॉर योर चेंज। जो भी हम कमिट मैसेज जो इसमें चेंजेस करने जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो इसको मैं रिवर्ट माई चेंजेस कमिट कर देता हूँ। मुझे इसी को रिवर्ट करना था। इसे मैंने मॉडिफाई क्या करा था, इसमें मैंने सैम्पल फाइल को मॉडिफाई करा था, ये वाली फाइल को जो है मॉडिफाई करा था इसमें। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के लिए जैसे हम वी एस कोड की फाइल को वी आई एडिटर की फाइल को हम कैसे सेव करते हैं, स्केप, यहाँ पे स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेरेशन और एंटर। देखिए अब क्या हुआ कि ये वाला जो मेरा रिवर्ट वाला कमिट है ये मेरा आ गया है ऊपर, और ऑटोमेटिकली मेरा जो मतलब जो चेंजेस हुए थे वो मेरे कौन सी फाइल में मैंने चेंज करा था, सैम्पल वाली फाइल में चेंज करा था, वो वाले सारे चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो गए यहाँ पर। तो ये रिवर्ट कमांड जो है इसका काम बेसिकली क्या करता है कि एक नया कमिट क्रिएट करेगा और जो पुराना वाला कमिट है उसको ये रिवर्स कर देगा। मतलब अगर कोई सा कमिट आप चाहते हो कि पुराना कमिट आपका सही था, मान लीजिए एक ए कमिट मैंने करा वो सही था, बी वाला कमिट गलत था, और सी, अब मुझे क्या करना है कि जो वापस से ए वाला कमिट है उसको मुझे सी वाली पोजीशन पे लेके आना है, तो इसलिए मैं रिवर्ट कमांड का यूज़ करूँगा बेसिकली। अब आता है अगला हमारा सेक्शन स्टैशिंग का। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गिट स्टैशिंग। बेसिकली स्टैशिंग होता क्या है, तो स्टैशिंग अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊँ कि आप ये समझिए, अगर मान लीजिए मुझे कोई सा काम जो है, मैंने कुछ भी फाइल वगैरह जो है वो चेंजेस वगैरह करी है, उसमें मैंने कुछ भी लाइन लाइन ऑफ द कोड मैंने चेंजेस करे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर चेंजेस जो है वो सेव रहे
बट उसे मैं कमिट नहीं करना चाहता हूँ, उसे मैं पुश नहीं करना चाहता हूँ। वो कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ कि रिपॉजिटरी में सेव रहे। मान लीजिए कोई शेल स्क्रिप्टिंग है जो मेरा अभी इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस पे चल रही है, और मैं चाहता हूँ कि किसी और मशीन पे जो जब मुझे उसे रन करना है, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े, या फिर अचानक से मुझे सडन चेंजेस हुआ, या फिर कुछ मुझे पैरामीटर वगैरह चेंज करना हुआ, तो उसमें मल्टीपल टाइम जो कमिट करना पड़ेगा। और मुझे उस चीज़ से मतलब सेफ होने के लिए मैं चाहता हूँ कहीं पे टेम्परेरी मेरी फाइल जो मतलब टेम्परेरी मेरा वर्क जो है वो सेव हो जाए, और बाद में जो मैं उसको कमिट करूँ। तो उस केस में क्या काम आता है हमारा स्टैश। तो चलिए आइए देखते हैं स्टैश क्या आता है। तो बेसिकली ये मेरी एक फाइल है। हाँ, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ये पुरानी फाइल थी, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि ये बेसिकली एग्जिस्टिंग फाइल पर ही वर्क करेगा। ये मेरी सैम्पल टेक्स्ट TXT जो है ये मेरी मतलब पुरानी फाइल है। और लेट सपोज मैं इसमें कुछ लाइन ऑफ द कोड चेंज कर देता हूँ कि न्यू चेंजेस इज मेड करके मैं लिख देता हूँ, और इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। चलिए लोकल में तो सेव हो जाएगा, मुझे पता है कि लोकल में तो जो है मतलब हमारी फाइल सेव हो जाएगी। पर मान लीजिए मुझे सेम ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने चेंज किया ये मुझे चाहिए किसी और मशीन पे भी मैं लॉगिन करूँ तब, और सेम अगर मैं इसको क्लोन करूँ या मैं इसको जब लॉगिन करके जो है इसे देखूँ कि हाँ मुझे मतलब क्लोन करके जब मैं देखूँ कि मेरे पास ये लाइन ऑफ द कोड अवेलेबल है या नहीं है, तब मेरे पास नहीं रहेगा अगर मैंने स्टैशिंग नहीं करी। तो स्टैशिंग क्या करता है, ये बेसिकली आपको वर्क को जो है विदाउट कमिटेड जो है वो सेव करता है, विदाउट कमिटिंग आपको सेव करेगा। तो चलिए आइए इसको करते हैं, हम गिट स्टैश करेंगे, कॉपी करा, यहाँ पे गिट स्टैश करा और एंटर करा। चलिए तो क्या हुआ, देखिए अब यहाँ से जो फाइल मेरी पहले दिखाई थी अनट्रैक्ड फाइल, वो यहाँ से हट गई, मतलब वो यहाँ से चेंज हो गई, और यहाँ पे लिखा गया सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड द इंडेक्स स्टेट वर्क इन प्रोग्रेस मेन, मतलब जो मेरी मेन ब्रांच है उसमें जो ये सेव हो चुका है। अगर अब मुझे लिस्ट करना है कि चलिए कि मैं लिस्ट करके देखूँ कि भैया कि मेरा पर्टिकुलर वर्क जो है वो सेव हुआ है या नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे गिट स्टैश लिस्ट करके कमांड यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी ये वाली जो मेरी स्टैश वाली जो मेरे जो माइक चेंज कमिट जो है, ये वाला जो कमिट है इसके अंदर इसने मेरा जो है ये जो मैंने एक लाइन का जो कोड डाला था, देखिए अभी यहाँ से डिसअपियर हो गया है, यहाँ से जा चुका है, तो वो काय में सेव हो गया है। ये वाला जो मेरा लास्ट कमिट है इसमें जाकर वो सेव हो गया है। तो अब अगर जैसे मैं कहीं और जाकर इसको क्लोन भी करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी पुश्ड है, ये वाला जो है मेरी मेन जो रिपोजिटरी है ये अभी मेरी कहाँ पर अवेलेबल है, मतलब मेन ब्रांच जो है, और ये अभी अप टू डेट है एकदम, जो कि मेरी रिपोजिटरी पे अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको जब चेक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर कि जब मैं इसको स्टैश करूँगा, स्टैश करने में मुझे क्या मिल जाएगा कि मेरा जो वर्क है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए कैसे हम अपन इसको देख सकते हैं, कैसे हम अप्लाई करेंगे। स्टैश अप्लाई करूँगा तो अप्लाई करने से क्या होगा, जो मेरा यहाँ पर अभी जो लाइन ऑफ द कोड मेरा हट गया था वो वापस से मेरा लाइन ऑफ द कोड यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड इसको मैंने गलती से, हाँ देखिए आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस कमांड का यूज़ करूँगा, एक सेकेंड, कॉपी नहीं शायद वो कमांड, कॉपी एंड देन पेस्ट हियर स्टैश अप्लाई एंटर। तो बेसिकली देखिए जैसे मैंने स्टैश अप्लाई करा तो क्या गया कि ये वाली जो फाइल है वो अपने ऑटोमेटिकली जो है चेंजेस को पहले डिस्कार्ड कर देता हूँ ताकि कि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बार बार जो है ये मॉडिफाई हो जाती है इसलिए इशू हो जाता है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर कोई लाइन ऑफ द कोड आपको नहीं दिख रहा है जो मैंने चेंजेस करे थे। फिर से मैं विंडोज़ को क्लियर कर देता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए, और स्टैश अप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइन आगे जो मैंने डाली थी पहले। तो इस तरीके से आप स्टैश का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप स्टैश अप्लाई करेंगे आपके पास आपका पुराने जो भी आपने चेंजेस टेम्परेली सेव करे थे और किसी और मशीन पे जाके आप उसको क्लोन करके देखना चाहें तो आप स्टैश अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो चेंजेस ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से स्टैश जो है वर्क करता है। लास्ट है स्टैश ड्रॉप। मान लीजिए फिर से मैं इसको सेव कर लेता हूँ स्टैश करके विथ स्टैश, तो ये फिर से सेव हो गया, ये मेरा वर्क फिर से वो लाइन हट गई है, फिर से कौन से कमिट पे जाके सेव हो गया है, माय चेंज कमिट वाले पे जो है जाके सेव हो गया है। अब मान लीजिए मुझे इसको ड्रॉप करना है कि नहीं, मैंने गलती से जो है टेम्परेरी सेव कर लिया था, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे इसको ड्रॉप करना है। तो जैसे मैं स्टैश ड्रॉप लिखूंगा विथ स्टैश ड्रॉप, तो ये इसको पर्टिकुलर को ड्रॉप कर देगा। देखिए ड्रॉप्ड जो है ये इस पर्टिकुलर स्टैश के रेफरेंस को इसने ड्रॉप कर दिया है। अब अगर मैं स्टैश अप्लाई भी करूँगा तो कोई कमांड कोई है ही नहीं मेरे पास, तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मैं स्टैश ड्रॉप करा मैंने फिर से। अब मैंने जैसे ड्रॉप करा, अगर मैं स्टैश लिस्ट करूँ पहले स्टैश लिस्ट, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ यहाँ पर मुझे दिखेगा ही नहीं। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ।
स्टैश लिस्ट, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी अब स्टैश मुझे नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इस तरीके से स्टैशिंग हम यूज़ करते हैं हमारे वर्क को टेम्पररी सेव करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है टैगिंग। टैगिंग क्या होता है? तो टैगिंग क्या करता है? टैग और रेफरेंस टू स्पेसिफिक कमिट, मतलब कोई भी अगर मेरा स्पेसिफिक कमिट है और मुझे उसको रेफरेंस देना है कि नहीं V1 है या वर्जन 1 के कमिट है या वर्जन 2 के कमिट है, या फिर इसके आने वाला बाद के जितने भी कमिट है वो वर्जन 1 के कमिट रहेंगे, वो वर्जन 2 के कमिट रहेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टैग। तो टैग बेसिकली क्या करता है, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, टैग V1 कर दूंगा मैं और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो अब इसके साथ में जो भी कमिट करूंगा ना वो मेरे V1 वाले टैग में जाकर स्टोर होंगे। उसको कैसे चेक करते हैं मैं आपको वही बताता हूँ। मान लीजिए यही मेरा चेंजेस था, मैं इसी को कमिट कर देता हूँ, ठीक है। और इस पर कमिट, सॉरी मैंने ब्लैंक कमिट डाल दिया है, यहाँ पे कमिट मैसेज मुझे डालना पड़ेगा। टैग चेंज्ड, टैग चेंज्ड, चेंजेस डन। ठीक है, इसको फिर से इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, देखिए अभी मैंने एक गलती कर दी बैठे बैठे, तो इसी को हम वापस से डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? जब हमारा गलती से मतलब हमारा कमिट हो जाए, जैसे मैंने विदाउट मैसेज कमिट करा तब वो मेरा रीलोड हो रहा है, तो इसके लिए मैं हार्ड यूज़ कर दूंगा, रीसेट हार्ड, ताकि मेरा लास्ट कमिट जो है वो अंडू हो सके। जैसे मैंने करा इसको एंटर, देखिए अब वापस से मेरा हट गया है वो, और मेरा लास्ट कमिट भी जो है वो यहाँ से माई चेंजेस वाला कमिट जो है वो हट गया, रिवर्ट हो गया मेरा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर डाउन वाला आ गया कि नहीं, ये चेंजेस जो है वो गलत हो गए थे, तो इसको हटा दिया हमने। अब इसमें न्यू चेंजेस की जगह मैं डाल देता हूँ कि टैग, जो मैंने टैग ऑलरेडी डाला था, टैग करा, टैग चेंजेस कर देता हूँ, इसको टैग चेंजेस डाल देता हूँ, सेव कर लेता हूँ फाइल को। देखिए यहाँ पर अब आएगी मॉडिफाइड होने के लिए, इसको स्टेटस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डालता हूँ गिट स्टेटस, स्टेटस। देखिए ये अभी सैंपल वाली फाइल जो है वो अनटैग्ड फाइल है। मैं इसको गिट ऐड कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरा VS कोड का नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इसी कर लेता हूँ गिट ऐड डॉट, तो ये हो जाएगी ऐड। फिर से मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ, देखिए फिर से हो गई, यहाँ पर ऐड आ गई है। उसको मैं करता हूँ कमिट, तो कहाँ से आएगी, फिर हम कैसे कमिट करते हैं, गिट कमिट -m, मैसेज को डबल कोट में देते हैं, न्यू टैग अप्लाइड, अप्लाई और एंटर। देखिए चेंजेस हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रिवर्ट करा था मैंने, इसके बाद मेन ब्रांच जो है मेरी यहाँ पर आ गई है। इसको मेरे को पुल और पुश भी करना पड़ेगा, ये हम बाद में देखेंगे कैसे हमें पुल करना है, कैसे हमें पुश करना है। अब इसको पुल पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो टैग यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊँ किस तरीके से टैग जो है वो आपको विजिबल होगा, कि कमिट पर अगर आपको टैग करना है तो उसमें कमांड जो है वो लास्ट में हमें आएगी। एक सेकेंड, ठीक है। अब अगर मैं पुश करने जाऊँ तो गिट ओरिजिन पुश टैग करके जो है मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ मेरे टैग्स को। एक कमांड है गिट टैग -a v1, और जिसके साथ हम मैसेज के साथ उस टैग को जो है वो पुश कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। बट हम डायरेक्टली जो पुश कर रहे हैं अभी, पुश टैग एंटर, ठीक है। अब हमारी ब्रांच जो है वो अप टू डेट हो गई है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, सेकेंड, देखिए न्यू टैग आ गया है, इंप्लीमेंट होगा 1.00, नया टैग हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। अब जो भी हमारे कमिट्स होंगे वो इस पर्टिकुलर टैग में जो है वो मतलब इस पर्टिकुलर टैग के थ्रू हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब आता है हमारा गिट इग्नोर फाइल, ठीक है। गिट इग्नोर फाइल क्या है हम समझते हैं। चलिए, तो अगला हमारा टॉपिक था जो कि है गिट इग्नोर। सो बेसिकली गिट इग्नोर फाइल क्या होती है पहले हम ये समझते हैं। तो बेसिकली एक हिडन फाइल होती है डॉट गिट इग्नोर, और इस फाइल में जैसे इसका नाम है कि गिट इग्नोर, तो हम
इसमें उन फाइलों को या उन फाइलों को रख सकते हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो ट्रैक नहीं हो। और जैसे एक्चुअल में इसका आपको मैं लाइव एग्जांपल बताऊँ कि हमारा डेवऑप्स इंजीनियर ऐसी कई सारी फाइलें देखते हैं जो कि लॉग फाइलें होती है, जो कि सिस्टम में हर एक सेकंड हर एक मिनट अपडेट होती रहती है। वो सेम आपके रिपॉजिटरी में भी अगर आपकी लॉग फाइल रही तो वो भी आपकी रिपॉजिटरी में आपका जो है मतलब अपडेट होती रहेगी, और हर बार जो है जब भी आप उसको कमिट करने जाओगे या पुश करने जाओगे तो वो आपको अपीयर होती रहेगी। जब भी आपको ऐसी कोई सी फाइल मिले जिसको आप हमेशा चाहते हो कि नहीं ये फाइल ट्रैक्ड ही नहीं हो, या फिर इसमें जो भी अगर बाई चांस मान लीजिए इसमें डायनामिकली कुछ डेटा आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं और आप चाहते हो कि चेंजेस जो ट्रैक ही नहीं हो, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड कौन सी फाइल यूज़ करते हैं, वो रहती है हमारी गिट इग्नोर फाइल। तो बेसिकली कैसी होती है मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। तो ये मेरी डॉट गिट इग्नोर फाइल है, जिसमें मैंने एक फाइल का नाम दिया है एप्लॉग, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। मैं इसको पहले इस फाइल को जो क्रिएट करता हूँ, जो लॉग फाइल देती है बेसिकली हमारी एप्लॉग नाम की मैंने फाइल क्रिएट करी, यहाँ पे एंटर करा। इसको मैं देता हूँ नाम, मतलब इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये कुछ भी डाल दिया, इसमें सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्यों नहीं ये दिखा रहा है कि भैया ये फाइल में तुमने इतने चेंजेस करे तो इसको कमिट करो या स्टेज में लेके आओ या इसको पुश करो। अगर मैं यहाँ पे आपको टर्मिनल भी दिखाऊँ गिट स्टेटस करके, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपको वर्किंग ट्री, मतलब आपका ट्री जो है वो क्लीन है एकदम वर्किंग। अगर मैं इसको गिट इग्नोर फाइल से हटा दूंगा, समझना कि अगर मैंने यहाँ से गिट इग्नोर फाइल से इसको रिमूव कर दिया, सेव कर दिया, अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा देखिए ये हो गया ग्रीन। और मैं जैसे अब सोर्स कोड पे आते हैं, यहाँ मुझे क्या था कि अगर आपने एक नई फाइल क्रिएट करी है इसको ऐड करो, उसको ऐड करने के बाद में इसको आप कमिट करो। और अगर मैं गिट स्टेटस अगर फिर से करूँ, क्योंकि मैंने गिट इग्नोर फाइल तो चेंज करी ही करी, क्योंकि मैंने उसमें से ऐप लॉक फाइल को हटाया। अगर मैं वापस से ऐप लॉक फाइल को डाल दूँ इसमें, लेट्स फिर से मैं डाल देता हूँ इसमें ऐप लॉक फाइल, एक सेकेंड, हाँ अब डालता हूँ ऐप डॉट लॉक फाइल को मैं डाल देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सेव करूँगा अब देखिए फिर से यहाँ से ये चले गया। मतलब डॉट गिट इग्नोर फाइल क्या करती है कि आप यदि कोई सी भी ऐसी फाइल, मैं मोस्टली आपका जो केसेस रहेगा यदि आपको एज ए डेवऑप्स इंजीनियर में बताऊं, तो वो केस ये रहेगा कि जब आपको टेम्प्रेरी फाइल हो गया, टेम्प्रेरी फोल्डर हो गया, टेम्प्रेरी आपकी लॉग फाइल्स हो गई जो कि आपके रिपोजिटरी में हर वक्त जो है वो डेटा चेंज कर रही है, कैसे लॉग ला के रख रही है और आप चाहते हैं वो फाइल ट्रैक नहीं हो, तो आप डॉट गिट इग्नोर फाइल का जो है वो यूज़ करोगे। तो बेसिकली यही इस पर्टिकुलर डॉट गिट इग्नोर फाइल का वर्क रहता है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि उसके बाद में जो भी अनट्रैक्ड फाइल है, मेरी जितनी भी अनट्रैक्ड फाइल है उसको मैं मतलब क्लीन, मतलब मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं हम इस कमांड का यूज़ करते हैं जो कि गिट क्लीन -f। ठीक है, अभी जैसे मेरी एक ये है पर्टिकुलर फाइल, अगर मैं एक कमांड यूज़ करूँ और इंटर करूँगा तो ये क्या करेगी, जो मेरी फाइल देगी, अभी तो फिलहाल ये इसको डिलीट नहीं करेगी, मेरे लोकल में ही ये फाइल रिपोजिटरी से ये डिलीट कर देगी। मतलब रिपोजिटरी में फाइल जो है ब्लॉक फाइल को ये जाने नहीं देगी और वहाँ से भी जो है इसको रिमूव कर देगी। तो बेसिकली गिट क्लीन का जो है यही वर्क होता है, क्लीन अप करती है, रिमूव अनट्रैक्ड फाइल, जो कुछ फाइल ट्रैक नहीं हो रही है उनको जो है वो रिमूव कर देगी। अब आता है गिट हुक पे। गिट हुक अभी बेसिकली मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल नहीं बताऊंगा कि ये गिट हुक हमें जेनकिंस में काम आने वाले हैं। जेनकिंस में काम कैसे आने वाले हैं, जब हम कोई सी पाइपलाइन क्रिएट करेंगे और उस पाइपलाइन की स्क्रिप्ट जो हम गिटहब में रखेंगे और हम एक्शंस जो है, जैसे मैं मान लीजिए मैं कुछ कमिट कर रहा हूँ या फिर मैं प्री कमिट कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ या मैं मर्ज कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर मर्ज पे मैं चाहता हूँ कि मेरी पाइपलाइन जो है ट्रिगर हो, तो जब हम गिट हुक्स का यूज़ करते हैं, बेसिकली इनको वेब हुक बोलते हैं। मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको कि आप कैसे आपके सीआई वाला पार्ट जो रहता है आपका, मतलब इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आप किस तरीके से जो है मतलब सीआई को कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे को पूछी आती है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ एक बार, तो हर एक रिपॉजिटरी का आपको वेब हुक सेटअप करते आना चाहिए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो वो आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे वेब हुक का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ऐप ऐड है वेब हुक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह जो है वो डालने पड़ेंगे। जैसे मैं अपने क्रेडेंशियल्स अभी डाल देता हूँ, सेव क्रेडेंशियल है मेरे, ठीक है। देखिए पेलोड यूआरएल वगैरह ये सब आ गई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एसएसएल इनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद में आप किस एक्शन पे, जैसे आप कमिट पे या आप किसी पीआर मर्ज होने पे या आप किसी को प्री कमिट होने पे आप उस पर्टिकुलर पाइपलाइन को रन करना चाहते हैं, उस तरीके से आपको एक कॉन्फ़िगरेशन देख करना पड़ता है। तो ये पार्ट हम देखेंगे आगे जाके, कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे क्या होती है पेलोड यूआरएल, क्या होती है, कैसे सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या हम इवेंट इसमें सेंड कर सकते हैं, पुश करने पे पुल करने पे, सब चीज़ हम जो है उस पे देखेंगे आगे आके। पर ये जेनकिंस वाला पार्ट है तो इसको हम अभी जो है वो छोड़ देते हैं।
क्योंकि वेबहुक कॉन्फ़िगरेशन हमारे को तभी वर्क मतलब तभी जो है वो काम में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट वाले पार्ट पे जो है हमारी एडवांस गिट ऑप्शन। तो कुछ कुछ ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बेसिकली आपको डेली यूज़ भी आपका काम आएंगे। इसमें सब मॉड्यूल हमारे काम का नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बेसिकली 3 हमारी कमांड है जो कि आपको पता होना चाहिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं गिट रेफ्लॉग कमांड से। तो बेसिकली क्या करती है, ये आपको बताएगी आपके हिस्ट्री ऑफ कमिट्स और आपका हेड जो है, मतलब गिट का जो हेड रहता है, बेसिकली हेड मतलब किसको बोलते हैं, ये जो हेड है जो चल रहा है, ये जो, तो ये हेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको बताइए कौन सा कमिट का कौन सा हेड है। जैसे मैं अगर इसको करूँ गिट रेफ्लॉग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, फिर इसके बाद जो हमने टैग चेंज किया था V1 में, उसमें हमारे कुछ 4-5 कमिट्स आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कमिट, जैसे फिर से हमने V1 पे जो टैग करा था, तो हमारा जो अभी लेटेस्ट कमिट जो है वो हमारा जो हमने करा है वो हमारे टैग 1 V1 पे जो है, और इसके बाद में जो है हमारे सारे टैग हमारे हेड जो है हम देख सकते हैं। अब हमारे को हेड पता होना होता है, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि बेसिकली एक ऑपरेशन रहता है जो कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है मतलब करते आना चाहिए। आपको आपकी कमिट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं वो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी। क्यों क्यों क्लियर होनी चाहिए कि मान लीजिए मैं पहले एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ, वो मेन ब्रांच के ऊपर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले भी, जैसे मैं नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ फ्रॉम मेन ब्रांच। ठीक है, ब्रांच का नाम देता हूँ मैं फीचर जीरा 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने मेरी एक नई ब्रांच क्रिएट करी, इसको मैंने पब्लिश भी कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने, हाँ, ओरिजिन पे इसको पब्लिश कर देते हैं हम। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक मिनट, शायद तक मैंने पब्लिश सही जगह पर करा है नहीं। ओके, लेट इट बी, बात हम उसको देख लेंगे। तो अब इसमें इसको करता हूँ गिट ब्रांच कर देता हूँ मैं। अब मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ, मैं मेन जीरा वाली ब्रांच पे हूँ मेरी। अब मैं अगर इसको कुछ कमिट करता हूँ, कमिट करने के लिए मैं लेट सपोज कुछ फाइल वगैरह को चेंजेस वगैरह करता हूँ, चेंजेस इन फाइल डाल देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में यहाँ पर मैं इसको स्टेज चेंज करता हूँ, इसको कमिट करता हूँ कि न्यू ब्रांच कमिट डाल देता हूँ इसको कमिट। ठीक है, इसको करते हैं हम कमिट, सिंक करते हैं चेंजेस को। ठीक है, अभी चेंजेस जो सिंक हो रहा है। अभी हम डे 5 वाले रिमोट पे, ठीक है, तो हम डे 5 वाले पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हम PR रेस करेंगे, ये भी हम देखेंगे। एक और मैं कमिट डाल देता हूँ कि सेकंड कमिट करके ऐसे कुछ लिख देता हूँ इसमें, सेकंड कमिट, उसको सेव के इसको फिर से डाल देता हूँ माय न्यू कमिट। अब क्या है, जब मैं जिससे फिर से इसको सिंक चेंज कर देता हूँ, अभी देखिए मैंने 2 कमिट जो है यहाँ पे करे। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे 2 कमिट मैंने करे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरे गिटहब के डैशबोर्ड पे जाऊँ, रनिंग 5 के इस वाले पे नहीं क्रिएट हुई है ब्रांच, वो ब्रांच क्रिएट हो गई हमारे डे 4 पर। तो फिर से एक मिनट इसको चेकआउट करता हूँ न्यू ब्रांच में। चलो मैं आपको उस पर दिखाता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो इस पर मेरा PR जो है वो इस पर नहीं आया, वो हमारा PR गया। तो हमने जो ब्रांच क्रिएट करी थी, हम 2 रिपोजिटरी पे वर्क कर रहे हैं, हमने ब्रांच क्रिएट कर दी है डेवऑप्स लर्निंग वाले पे। देखिए इस पर मैं जा रहा हूँ, इस पर आ रहा है कंपेयर एंड पुल, इस पर हमारी ब्रांच जो है वो क्रिएट हुई है। कंपेयर एंड पुल पे जब मैं करूँ उसको, ठीक है, और यहाँ पर अगर जब मैं इसकी पुल रिक्वेस्ट रेज करूँगा, अभी मैं जनरली इसको नॉर्मली करके बता रहा हूँ, आपको एक अलग से सेशन जो है क्रिएट करूँगा कि पुल रिक्वेस्ट करने का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे मुझे कमिट पे मुझे 4 कमिट दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चारों कमिट जो मेरे हैं, ये मुझे 4 कमिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही कमिट चाहिए, मेरा लेटेस्ट वाला, ये वाला। मुझे अगर बेसिकली अब अगर आप एज डेवऑप्स इंजीनियर आपको बताऊँ तो कभी भी एक अच्छा नहीं रहता कि आप अगर एक एक लाइन का आप जो चेंजेस कर रहे हो उसको कमिट कर रहे हो, वो आपके PR में जो है वो आ रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए कि आपका जो भी लेटेस्ट कमिट है सिर्फ वही अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वैश करेंगे। स्क्वैश करना मतलब क्या होता है, हम पहले इसका रीबेस करेंगे फिर इसको हम स्क्वैश करेंगे। तो रीबेस के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं रीबेस, गिट रीबेस -i। ठीक है,
अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चेरी पिक बताता हूँ। चेरी पिक का एग्जांपल क्या होता है। बेसिकली चेरी पिक क्या होता है कि अप्लाई चेंजेस फ्रॉम वन कमिट। मतलब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक ब्रांच है आपकी मेन ब्रांच, एक आपकी ब्रांच है फीचर ब्रांच, जो कि मैंने अभी क्रिएट करी। अभी मैंने फीचर ब्रांच में जो है मेरे 4 कमिट करे, इनको मैंने जो है पुश करा है मेरी ब्रांच में, ठीक है। अभी मैंने मर्ज नहीं करा, ना ही मैंने मेन ब्रांचेस को मर्ज करा है। तो मैं क्या कर चाहता हूँ कि इसका कोई भी एक कमिट, जैसे सेकंड नंबर का जो कमिट है, ये मुझे डालना है मेरी मेन ब्रांच में। तो पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले मैं मेन ब्रांच पे आता हूँ वापस से। तो मेन ब्रांच पे आने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ से भी मेन ब्रांच पे जो चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरी मेन ब्रांच है, इसमें मैंने चेकआउट कर लिया है। अब इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, अभी मेरी मेन ब्रांच जो है वो बिहाइंड है। और मेरे जो फीचर ब्रांच है, जैसे मैं अगर गिट ब्रांच करूँ, तो मेरी मेन ब्रांच जो है वो गिट फीचर ब्रांच से जो है पीछे है। अब मुझे जो सेकंड नंबर का जिसका कमिट है वो मुझे मेरी मेन ब्रांच में लेना। देखिए मेरी मेन ब्रांच पीछे है, ठीक है, ओरिजिन मेन जो है वो पीछे है, और मेरी जो मतलब फीचर ब्रांच है वो मेरी अभी आगे चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसमें चेरी पिक वाला जो है कमांड यूज़ करता हूँ, गेट चेरी पिक। चेरी पिक का मतलब ये होता है कि आप कैसे किसी भी एक रैंडम कमिट को अपने मेन ब्रांच में जो है उसको पिक कर सकते हो, अपनी मेन ब्रांच में उसको ले सकते हो, ठीक है। चेरी पिक, उसके लिए आपको उसका एसएच कोड पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सिर्फ इस पर होवर करूँगा, इसका एसएच कोड जो है कॉपी करूँगा, यहाँ पर डाके एसएच कोड डालूंगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे कह रहा है यूजर ब्रांच इज अप टू डेट, ऑलरेडी मेरी ब्रांच अप टू डेट है, और ये रिवर्ट वाला जो मेरे पास कमिट आ चुका है। तो बेसिकली चेरी पिक जो रहता है ये इसी तरीके से वर्क करता है। लास्ट हमारा रीबेस था, तो रीबेस के लिए मैं क्या करूँगा, तो रीबेस के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे कि रीबेस का जो हम एग्जांपल देख रहे थे कि मुझे 4 कमिट जो वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं लास्ट वाला कमिट चाहिए, मुझे स्क्वैश करना है मेरे कमिट्स, ठीक है। तो मैं कैसे स्क्वैश करूँगा ये हम देखते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करेंगे रीबेस कमांड। रीबेस कमांड का ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, एक सेकेंड। तो हम गिट रीबेस आई, इसको कॉपी करूँगा हेड तक को। अब मुझे कितने हेड तक का मुझे चाहिए पहले मैं देख लेता हूँ इसमें। जैसे मैं कॉपी करूँगा तो मुझे 3 हेड पीछे जाना है, मतलब 3 मेरे को लास्ट के जो 3 मेरे कमिट्स है उसके पीछे जाना है। तो मैं हेड का नंबर डालूंगा 3, एंटर करूँगा। इसमें देखिए मेरे पास लास्ट के 3 कमिट आ गए हैं, देखिए इससे कंपेयर करते हैं। तो माय न्यू कमिट, मेरे को माय न्यू कमिट चाहिए। मुझे ड्रॉप करने कौन कौन से है, ये दोनों मेरे कमिट जो है उनको ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के लिए हम बेसिकली i4 इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं इसको डी डाल दूंगा, पिक की जगह डी मतलब होता है ड्रॉप, ये मैंने करा ड्रॉप। और इसके बाद मैं पिक की जगह यहाँ पर डाल दूंगा डी, डी मतलब होता है ड्रॉप, दोनों को मैंने कर दिया ड्रॉप। उसके बाद में स्केप कॉलन W2 एस्कुलेशन सेव, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा कि आपका जो जो फाइल देगी हमारे को, अगर किसी में चेंजेस है तो मर्ज कन्फ्लिक्ट वगैरह आएगा। तो मर्ज कन्फ्लिक्ट को हम जो है वो रिजॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं, VS एडिटर में हमारे को सबसे एडवांटेज यही रहता है कि ऑटोमेटिकली हमारे को मर्ज कन्फ्लिक्ट वगैरह जो भी आता है वहाँ पर पता चल जाता है। तो इसको मैं रिजॉल्व करने के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, नीचे वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ, और ये होगा मेरा मर्ज कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। इसको कर देता हूँ सेव, कंप्लीट मर्ज कर देता हूँ, कंप्लीट विद कन्फ्लिक्ट्स, और सॉरी क्लोज विद कन्फ्लिक्ट्स कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब हो गया, मेरी एक फाइल जो थी वो ऐड हो गई है। अब न्यू कमिट में जैसे इसको कमिट करूँगा, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, स्क्वैश कर दूँगा। स्क्वैश करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कमांड का, गेट पुश ओरिजिन की जगह लिखेंगे हम ओरिजिन -f, फोर्सफुली मुझे पुश करना है। तो जैसे इंटर करा, अब देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए मेरे पास लास्ट वाला कमिट ही बचा है, और मेरे पास चेंजेस वो की वही सेम रहेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है ऑटोमेटिकली हमारे कमिट को जो है वो स्क्वैश कर दिया है। तो हमने 3 दिए थे, अगर मैं 4 लेता तो ये वाला कमिट भी जो हम उसको उड़ा देते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से जब हम हमारे कमिट्स जो है वो चेंजेस वगैरह जो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही थे, हमारे गिट के एडवांस जो है हमने ऑप्शन एडवांस जो है वो किस किस तरीके से हमें प्रोसेस रहती है वो सब हमने देखा है। इसके अलावा अगर आपको कोई से क्वेश्चंस वगैरह है तो आप वो जहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, चैट में कमेंट भी आप कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप मेरे चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय।